नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज़ के इस खास पेशकश में। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्कूल फीस को लेकर। जिस तरह से अभिभावक परेशान है, जिसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया गया है, पर वहां से उन्हें किस तरह से निराशा हाथ लगी है और आगे किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, किस तरह से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर बात करने वाले हैं। और अब बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अरविंद तिवारी जी। उनसे जानेंगे। अरविंद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया हुआ है स्कूल फीस को लेकर और वहाँ से भी अभिभावकों को जो है वो निराशा हाथ लगी है। ऐसे में हालांकि वो मामला जो है वो राजस्थान का मामला है, उसका असर महाराष्ट्र में किस तरह से पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र हाईकोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। धन्यवाद, आपने सबसे पहले मुझे आज यहाँ बुलाया जी, मैं उसके लिए आभारी हूँ आपका। अभी हाल फिलहाल में कल ही राजस्थान हाई कोर्ट का के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, जिसके वजह से थोड़े से पेरेंट्स वर्ग जो थोड़े से मायूस हो गए हैं। जी, मेरा उनसे कहना है कि इस पे ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जिस तरह से रिपोर्ट हुआ है वो ऑर्डर उस तरह का नहीं है। एक तो उसमें मुख्य बात जो पेपर में जो छापी गई न्यूज़ है कि उन्होंने आर्टिकल 162 के तहत जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने निकाला है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने आक्षेप लिया है, ऐसा कहा गया है। तो उसमें मैं आपको पहले चीज़ बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने आर्टिकल 162 का रिकोर्स नहीं लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो आर्टिकल 162 के अंडर वो ऑर्डर नहीं निकाले हैं, वो रिलाई कर रहे हैं सेक्शन 21 ऑफ रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट और जो रेलेवेंट सेक्शंस है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर, जहाँ पे मिटिगेशन के लिए लोगों के समस्याओं के मिटिगेशन के लिए जो रिलीफ देने का उनको अधिकार है, उसके तहत उन्होंने ऑर्डर्स निकाला है। ऐसा उन्होंने हाई कोर्ट में ऑलरेडी दलील पेश कर दी है। जी। अब इसलिए राजस्थान हाई कोर्ट वाले विषय पे बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे होने पे बहुत ज़्यादा असर मुंबई हाई कोर्ट पे नहीं पड़ेगा, लेकिन हाई कोर्ट उस सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को थोड़े से गौर से देखने की ज़रूरत है। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्टता से कहा है कि 2019-20 की जो फीस है वही 2020-21 में लागू की गई है और 21-22 में जो नोटिफाई किया गया होगा उस फीस को लेने का उनको अधिकृत किया है। ये इंटरिम ऑर्डर है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अभी इसमें बारीकाई से और ध्यान देने वाली है और जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं देती उन्होंने इस तरह का आदेश दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल्स को हिदायत दी है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ वो और पेरेंट्स के साथ वो भेदभाव का रवैया नहीं अपनाएगी और जिसके फीस पेड नहीं है उनके वो किसी तरह से फॉर्म्स को भी रोकने का काम नहीं करेगी, उनके शिक्षा में किसी तरह का परिणाम नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह का भी हिदायत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। खैर वो ऑर्डर जो है फिलहाल राजस्थान के लिए लागू होता है, बट ये कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो है वो पूरे देश भर में उसको मान्यता मिलती है। और इसमें महाराष्ट्र के जो पेरेंट्स हैं उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारा मामला काफ़ी लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है। हार्डली 3 या 4 हियरिंग्स की और ज़रूरत है। ये साफ है कि पिटिशनर्स जो हैं, जो स्कूल के जो एसोसिएशंस हैं, वो डिलेइंग टैक्टिक्स खेल रहे हैं, ये स्पष्ट है। पर 3 से 4 हियरिंग्स में मेरे ख्याल से ये मामला अब साफ साफ हो जाएगा। पर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी भूमिका इस समय काफ़ी मजबूती से उन्होंने पेश किया है। उन्होंने सेक्शंस जो है सेक्शन 21 को लेके ऑफ रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के अपने पावर्स को उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट किया है। और दूसरी तरफ में उनका सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का भी जो है उसका भी उन्होंने साइट किया हुआ है, जहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, जहाँ पे उन्होंने 20% फी कट किया है। तो अब शायद इसी हफ्ते में दूसरी फिर से सुनवाई शुरू होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो हमें उम्मीद है कि ये मामला बहुत तेज़ी से और जल्द ही इसका निर्णय आएगा। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से आपने कहा कि अभिभावकों को जो है वो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि स्कूल्स जो है वो किसी प्रकार से बच्चों की पढ़ाई को जो है वो हानि नहीं पहुंचाएंगे और उनको जो एग्ज़ाम वगैरह है या उनके जो फॉर्म्स वगैरह है उसे नहीं रोकेंगे। इसको और थोड़ा सा संक्षेप में जानने की कोशिश करूंगा मैं। ये आप बताइए कि जिस तरह से स्कूल में चल रहा है कि स्कूल फीस अगर नहीं भरेंगे तो रिजल्ट्स नहीं दिया जा रहा है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो है वो दिया हुआ है। उन्होंने स्कूल के फीस को लेके साथ साथ में मैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के साथ साथ में मैं चाइल्ड राइट्स कमीशन है, नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन है, उन्होंने ये अप्रैल में ही ऑर्डर दे दिया था और उन्होंने 2018 के अपने ऑर्डर को फिर से लागू किया था। उसमें ये कहा गया था कि स्कूल्स के जो पेरेंट्स के साथ डिस्प्यूट है
उसमें कहीं पे भी स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव या अन्यायपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स अपने भेदभाव जो है सामान्य तौर पे आपस में बैठ के अपना सलटाएं, बट किसी भी तरीके का असर उसका वो स्टूडेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए। और आपको पता होगा कि चाइल्ड राइट्स कमीशन जो है ये बाल हक आयोग के नाम से जो जाना है, ये चिल्ड्रंस राइट्स को लेके काफ़ी सक्रिय है। और जो भी स्कूल इसका उल्लंघन कर रही है या जिसने रिजल्ट्स को विदहोल्ड किया है या उनके एडमिशन फॉर्म्स को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो अगर इस तरह की जो शिकायतें अगर चाइल्ड राइट्स कमीशन को दी जाए तो उस पर चाइल्ड राइट्स कमीशन निश्चित तौर पे ध्यान देगी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कल ये बात दोहरा दी है कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के जो फॉर्म्स हैं या जो भी इसके जो अन्य स्टैंडर्ड्स के जो रिजल्ट्स हैं, इसको विदहोल्ड करने का काम स्कूल्स नहीं करेगी। फी को लेके वो स्कूल पेरेंट्स के साथ बैठ के एक अंडरटेकिंग लेके, वो पेरेंट्स जो हैं उनको भी उन्होंने कहा है कि पिछले जो भी फीस है वो 6 इंस्टॉलमेंट में 5 मार्च ऑनवर्ड से लेके अगस्त 5 के बीच में 6 इंस्टॉलमेंट्स में वो फीस क्लियर कर दें। और फीस का जो पैमाना है वो 2019-20 की जो फीस है उसके आधार पे उन्होंने तय की है। इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया कि यदि स्कूल जो है वो मनमानी करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी यदि कोई स्कूल इस तरह से परेशान कर रहा है किसी अभिभावक को? क्योंकि कई सारी ऐसी शिकायतें हमारे पास भी आ रही है, जाहिर है आपके पास भी आ रही होगी कि स्कूल जो है वो इस तरह से परेशान कर रहे हैं, स्कूल फीस नहीं भरने पर रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, फॉर्म नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अभिभावक क्या करे और कहाँ जाए? देखिए, इसमें क्या है कि अभिभावक को थोड़ा सा सक्रिय होने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि पेरेंट्स जो हैं ये परेशान ज़रूर हैं, बट ये शिकायत करने से डरते हैं। इनको एक भय रहता है कि मैं अगर शिकायत करूंगा या मैं सक्रिय रहूंगा तो मेरे बच्चे के साथ इसके साथ भेदभाव किया जाएगा, उसके मार्क्स के साथ कटौती की जाएगी, उसके ऊपर कोई उल्टे सीधे कारोबार किए जा सकते हैं। इस डर के मारे वो कंप्लेंट करने नहीं आते हैं। इसके चलते अगर ये कंप्लेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास करना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ अगर वो लिख के हमारे पास भी देते हैं तो हाई कोर्ट में, चूंकि मैं खुद इंटरवीनर हूं इस केस में, तो हम हाई कोर्ट के नज़र में हम ला सकते हैं। संकट ये है कि अभिभावक के हमको फ़ोन ज़रूर आते हैं कि ये इस तरह से हो रहा है, पर हम उनसे जब कहते हैं कि भाई आप लिखित स्वरूप में एक कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसे कॉपी दीजिए, तो वो कंप्लेंट की कॉपी हम तक नहीं आती है। तो इससे अब संकट ये है कि हम कोर्ट में किसी भी आधार पे हम ऐसे ही नहीं बोल सकते, कोई सबूत चाहिए और सबूत जो है वो वाजिब होना चाहिए, ये हमारा ऐसा मानना है। रही बात अब स्कूल्स की मनमानी की, देखिए स्कूल्स जो है ये हमेशा से ये एक केस लॉ है जो साइट करती है हर कोर्ट में। वो है सबसे बड़ा केस था इस प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स के मामले में, वो है टीएमए पाई का केस का। और टीएमए पाई के केस को हर जगह साइट करती है। उस टीएमए पाई केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश दिया था कि प्राइवेट अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अपनी फीस तय करने का एक अधिकार है। वो अधिकार इसलिए क्योंकि वो एक अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के नाम पे वो फी डिसाइड कर सकते हैं। पर उन्होंने साथ साथ में ये भी हिदायत दी थी कि ये एजुकेशन जो है ये प्रॉफिटरिंग इंस्टीट्यूट फील्ड नहीं है, ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। और सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर कमर्शलाइजेशन और प्रॉफिटरिंग नहीं होना चाहिए। और अगर ये दोनों एलिमेंट्स दिखाई दिए तो राज्य सरकार को अधिकार है कि वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो हर पेरेंट्स को इस मामले में जो अपना सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, वो एक नज़र रखनी चाहिए। पीटीए एग्जीक्यूटिव कमेटी के आधार के नाम से वो जब उस पर नज़र रखें कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्रॉफिटरिंग की तरफ जाते हैं, उनको फाइंड आउट करके इसके बारे में शिकायत करनी चाहिए डिपार्टमेंट से। और वो शिकायतों पे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 100% काम कर सकती है। बट उसके ठोस आधार होने चाहिए बताने की, और ये साबित करना होता है कि आप जो है ये प्रॉफिटरिंग और कमर्शियलाइजेशन का एंगल है, यानी उसमें कैपिटेशन फी का जो है स्ट्रक्चर नज़र आनी चाहिए। अरविंद जी, इसके अलावा अब हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, आप भी इंटरवीन कर रहे हैं, ये मामला कब तक सुलझेगा? और अभिभावक जो लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि इस मामले से और इस परेशानी से उन्हें कब तक निजात मिल पाएगी, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि कई लंबे समय से जो है ये केस जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, और क्योंकि समय नहीं मिल रहा था और जिस तरह से ये मामला जो है लंबा चल रहा है, तो कब तक अभिभावकों को जो है वो न्याय मिल पाएगा और अभिभावकों को इस मामले को लेकर फैसला हो पाएगा? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा है आपको, हार्डली 3 या 4 हियरिंग की ज़रूरत है। केस फाइनल स्टेजेस पे है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स का स्टेज चल रहा है और केस एकदम फाइनल स्टेजेस पे है। अधिक से अधिक 3 से 4 हियरिंग,
जी। बीच के दौर में माननीय हाई कोर्ट जो है ये हफ्ते में 2 हियरिंग ले रही थी जी। इसके वजह से काफ़ी तेज़ी से इसकी हियरिंग आगे बढ़ी है। जी। पर थोड़ी सी डिलेइंग टैक्टिक्स चल रही है क्योंकि पिटिशनर्स जो है उनका इंटरेस्ट सिर्फ इंटरिम ऑर्डर में था जी। और फाइनल ऑर्डर में उनका इंटरेस्ट नहीं है। जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही शायद फरवरी के अंत तक में ही या मार्च के पहले सप्ताह तक में इसका ऑर्डर आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा उम्मीद है। बट ये बात फैक्ट है कि जो है जस्टिस काफ़ी डिले हो चुका है जी। और जस्टिस डिले और महाराष्ट्र में खास करके बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। थोड़ी सी सरकार की इसमें से लापरवाही 100% रही है, मैं ये भी मानूंगा, क्योंकि सरकार में देखभाल बहुत लोगों को माननी चाहिए कि चाहे वो इस राज्य के हों या किसी भी राज्य के हों या केंद्रीय नेता हों, अधिकांश जो हैं ये स्वयं इंस्टीट्यूशन ओनर्स हैं जी। ये बात जो है जिसके वजह से सरकारों में एक जो है कहीं ना कहीं क्लैश है इंटरेस्ट के, जहाँ पे उनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है इंस्टीट्यूशन ओनर के नाते और एक नेता के नाते क्लैश होता है। तो पेरेंट्स जो है अपने आप में एक शक्तिशाली यूनिट है, वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़े हैं। अगर वो अपने अपने वहाँ के नुमाइंदों को और वहाँ अपने एमएलएस को जितने लीडर्स हैं उन पर अगर आप दबाव बनाएंगे कि आपको इस मामले में आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर ओवरऑल इंटरेस्ट पे अगर ध्यान दें और दोनों के हितों को उनके, हम ये नहीं चाहते कि स्कूल जो है वो बुरी परिस्थिति में चले, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, क्वालिटी एजुकेशन दें और जो व्याजबी फीस है वो लें, बट प्रॉफिटरिंग और कमर्शलाइजेशन से बच के काम करें और साथ में पेरेंट्स के साथ भी एक अच्छा रवैया और एक अच्छे तालमेल के साथ काम करें। तो ये अगर दबाव बनाएंगे तो निश्चित तौर पे उनको भी सुनना पड़ेगा और जहाँ पे हम शांति से बैठेंगे तो वहाँ पे जल्दी निर्णय होने की भूमिका कम हो जाती है। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि फरवरी एंड या फिर मार्च के शुरुआती दौर में इसका फैसला जो है वो आ जाएगा। इसी बीच 10वीं और 12वीं के इम्तिहान भी आने वाले हैं। कई स्कूल्स मनमानी कर रहे हैं, फीस नहीं भरी गई तो उन्हें फॉर्म्स नहीं दिया जाएगा, एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा, इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। अब जब तक फैसला नहीं आता है तब तक ये पेरेंट्स क्या करें, इन्हें किस तरह से आप सांत्वना देना चाहेंगे? देखिए, इस पर राज्य सरकार पे दबाव बनाने की ज़रूरत है क्योंकि राज्य सरकार जो है अपनी भूमिका रख रही है हाई कोर्ट पे और एक हाई कोर्ट के सामने लाने की ज़रूरत है। ये जो काम जो स्कूल्स कर रही है उसमें दरअसल आपको बता दूं उसमें एक ये स्कूल्स ने एक बड़ा तिकड़म खेल रखा है ये साल में। आपको पता होगा महाराष्ट्र में रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट जो है 2019 में अमेंड हुआ है और अमेंड होने की वजह से उसमें एक सेक्शन 6(1) इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके तहत स्कूल्स को थोड़ी सी अधिकार मिली हुई है कि वो अपना स्वयं फीस डिक्लेयर कर सके। इसके पहले जो था कि उनको अंडर 6(2) में पीटीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने प्रपोजल लाना कंपल्शन थी। अब उन्होंने इसमें अधिकार दिया है 6(1) को लेके कि उसमें स्कूल्स अपना निर्णय दे सकती है फ्रेश एडमिशन्स को लेके। अब स्कूल्स ने इसको ऐसा इंटरप्रेट किया है कि वो फ्रेश एडमिशन्स के नाम पे वो ये पेश कर रहे हैं कि जो हर साल जो बच्चा है पास होके उसका नेक्स्ट स्टैंडर्ड में फ्रेश एडमिशन होता है और इसके तहत वो उस पर अपना फीस लाद सकता है। इसको लेके इस पॉइंट पे ही इस वक्त कोर्ट में मामला रुका हुआ है। सरकार ने अपनी एफिडेविट फाइल कर दी है इसके ऊपर और बहुत जल्दी इस पर निर्णय आएगा और इसी के तहत वो जो है स्कूल इस वक्त दबाव डाल रही है कि अगले साल में अगर आपको अपने बच्चे इस स्कूल में कंटिन्यू करने हैं तो आपको पिछले साल का फी क्लियर करना पड़ेगा। ये एक मानसिक दबाव और प्लस एग्जामिनेशन को लेके वो 10th और 12th के बच्चों को परेशान कर रहे हैं। बट ये इस तरह का लागू नहीं होता है क्योंकि ये अभी तक फाइनल नहीं है। आज के तारीख में रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट का अमेंडेड जो पोर्शन है वो लागू नहीं है, वो ओल्ड एक्ट ही लागू है। और एक बार जब एडमिशन बच्चा पहली बार स्कूल में लेता है तो जब तक वो लिविंग सर्टिफिकेट लेके या पास आउट होके या लिविंग सर्टिफिकेट लेके बाहर नहीं जाता तब तक वो स्कूल का स्टूडेंट है। एवरी ईयर का जो एडमिशन है ये भले इस वक्त कानूनी पेंच में है लेकिन इसके ऊपर जल्द ही निर्णय आएगा। पेरेंट्स से यही है कि वो सरकार पे दबाव बनाए और अगर इस तरह का स्कूल दबाव डालती है तो उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसकी शिकायत करें और उस पर लिखित शिकायत करें तो उससे क्या होगा, उस पर असर पड़ेगा, ये हमारा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल, लिखित शिकायत करेंगे तो जाहिर है सरकार पर और साथ ही साथ जो स्कूल्स को लेकर जिस तरह की जो संस्था है और जो संगठन है वो इस तरह की प्रक्रिया जो है वो बना सकती है ताकि सरकार और साथ ही साथ जो बच्चे और जो अभिभावक चाहते हैं वो उसका निष्कर्ष जो है वो निकल सके। फिलहाल जिस तरह से एडवोकेट अरविंद तिवारी जी ने बताया कि ये मामला जो है वो फरवरी अंत तक या फिर मार्च तक सुलझ सकता है, तो इंतज़ार
करना है और साथ ही साथ ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अभिभावकों को राहत ज़रूर मिल सकती है। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस मामले को लेकर आगे किस तरह के फैसले आने वाले हैं उस पर लगातार हम बात करते रहेंगे। हमारे साथ अरविंद जी जुड़े रहेंगे और साथ ही साथ और भी कई गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा पर। लगातार इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से जारी रखा गया है और किस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है, आगे क्या फैसले आएंगे, इस पर हमारी नज़रें बनी रहेगी। हमारे साथ अरविंद जी जुड़े हुए थे जिन्होंने कई सारी जो समस्याएं थी और कई सारी जो सवाल थे उसे दूर करने का प्रयास किया। अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।